हेलो फ्रेंड्स, और इंडिया स्टेट एजेई पीवाईक्यू सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम बात कर रहे हैं आपके पास डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स की। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में हम कवर कर रहे हैं आपका फर्स्ट यूनिट, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं आपका इंट्रोडक्शन से रिलेटेड हमने अब तक 2 पार्ट्स कवर कर लिए हैं। अगर आपने अब तक उन दोनों ही पार्ट्स को कवर नहीं किया है तो पहले आप उन सभी पार्ट्स को कवर कर सकते हैं डियर। आज हम बात करेंगे आपके पास थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट को भी मैं उसी तरह से डिस्कस करूंगा जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट को कवर किया है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन से अपने पहले क्वेश्चंस की। तो ये रहा पहला क्वेश्चन जो कि आपका केपीएससी में पूछा गया है। कब पूछा गया था सर? आपके पास ये 2017 में पूछा गया था, जिसका एग्जाम कोड था आपके पास 64। देखिएगा क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि एक टोर स्टील बार हैज अबाउट डैश मोर यील्ड स्ट्रेस देन ऑर्डिनरी माइल्ड स्टील। कि जो आपके पास टोर बार होती है उसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है वो माइल्ड स्टील के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा होती है। पहला कंसेप्ट तो ये रखना है कि जो टॉर स्टील की जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है वो हमेशा ज्यादा होती है आपके पास माइल्ड स्टील से। सेकंड सवाल है सर कितनी होती है। तो यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखूंगा TOR कि जो आपके पास टॉर बार होती है, और अगर मैं इसकी यील्ड स्ट्रेंथ की बात करता हूं, किसकी सर? यील्ड स्ट्रेंथ। तो ये क्या होती है सर? इसकी यील्ड स्ट्रेंथ हमेशा आपके पास ज्यादा होती है, मोर होती है। तो आप बिल्कुल यहाँ पे लिखिएगा मोर होती है आपके पास माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील को मैं लिख सकता हूं प्लेन बार। क्या लिख सकता हूं? प्लेन बार की यील्ड स्ट्रेंथ से, यील्ड स्ट्रेंथ। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। पहला कंसेप्ट बिल्कुल से पहला। अगर हम बात करेंगे सर कितना ज्यादा होता है, तो ये आपके पास 10% होता है या 50% या 35%। तो ये आपके पास 50% मोर देन होता है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे सर 50% मोर देन है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये आपके पास कभी कभी आपको ऐसे नहीं पूछा जाएगा और डायरेक्ट पूछेगा कि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो आपके पास जो टोर स्टील बार होता है उसकी यील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में सर? आपके प्लेन बार का हो या ऑर्डिनरी बार का हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा सर? आपके पास बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं ऑर्डिनरी माइल्ड स्टील को, तो ऑर्डिनरी माइल्ड स्टील को हम एज ए प्लेन बार के नाम से भी जानते हैं डियर। क्लियर है? मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फॉर द सेम डेप्थ द हेवियर सेक्शन इज। कि इसमें से आपको नीचे दिए गए कुछ सेक्शन है, उसमें से बताना कि ऐसा कौन सा सेक्शन है जिसकी सर सेम डेप्थ हो और सर आपके पास हेवियर सेक्शन हो। अगर मैं बात करता हूं पहले सेक्शन की, तो ISLB का मतलब क्या होता है? IS का मतलब तो सभी जानते हैं इंडियन स्टैंडर्ड। LB का मतलब होता है लाइट बीम। इसको क्या बोलेंगे हम सर? लाइट बीम बोलेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं सी ऑप्शन की, तो IS का मतलब है आपके पास इंडियन स्टैंडर्ड। HB का मतलब है हैवी बीम। ठीक है, हैवी बीम। क्लियर है? तो आप ये बता सकते हैं। बट जब बात करेंगे नेक्स्ट बी ऑप्शन की, तो MB का मतलब क्या है यहाँ पर सर? ये हो जाएगा मीडियम बीम। कौन सा हो जाएगा सर? आपके पास मीडियम बीम हो जाएगा। और अगर मैं बात करता हूं डी ऑप्शन की, तो डी ऑप्शन में लिखा है ISWB। IS का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड, WB का मतलब होता है वाइड फ्लैंज बीम। क्या हो जाएगा आपके पास? वाइड फ्लैंज बीम हो जाएगा आपके पास। क्लियर है? बिल्कुल। ये तो आपको बताना कि ऐसा कौन सा है जिसकी सेम डेप्थ हो और हैवियर सेक्शन हो। तो ऐसा आपके पास होता है इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम होता है डियर। क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, जिसका यूज हम बीम में करते हैं। और अगर मैं लाइट बीम की बात करता हूं तो इसका यूज आप पर्लिन और शीटिंग रेल्स वगैरह में करते हैं। क्लियर है? अब इसकी खासियत क्या है सर? इसकी खासियत है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है, और ग्रेटर लेटरल स्टेबिलिटी होती है। किसकी सर? आपके पास एज ए आई सेक्शन की। क्लियर है? तो राइट आंसर दिस क्वेश्चन इज सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिएगा इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और एक जनरल एप्टीट्यूड बेस पे भी हम इस सवाल को कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द वेट ऑफ 10 mm डायामीटर माइल्ड स्टील रोड पर मीटर लेंथ इज इक्वल। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है यहाँ पर वेट निकालना है 10 mm डायामीटर्स का। तो वेट निकालना है, वेट पर मीटर लेंथ का, पर मीटर लेंथ का। तो ये किस तरह से निकलेगा जरा ध्यान दीजिएगा। तो जब मैं वेट निकालूंगा तो ये हो जाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू यूनिट बेस, यूनिट मास, या आप यूनिट वेट लिख देते हैं। अब देखिएगा वॉल्यूम, तो जब हम बात करते हैं सर आपके बार्स की, तो बार का एरिया कैसा होता है? आपके पास सर्कुलर शेप का होता है। तो एरिया क्या निकल के आ जाएगा सर इसका? तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर।
ठीक है, तो एरिया हो गया है, मुझे वॉल्यूम बनाना है तो मेरे पास लेंथ कितनी दी है 1 मीटर, तो 1 मीटर मान लेता हूं मैं 1 मीटर। और यूनिट वेट किसका आएगा सर आपका स्टील का, तो यूनिट वेट ऑफ स्टील कितना है हमारे पास 7850 है आपके पास। ठीक है, तो 7850 किस में आएगा सर केजी पर मीटर क्यूब में आएगा आपके पास, और लेंथ मीटर में आएगा और एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास वेट पर मीटर लेंथ आ जाएगा। तो कैलकुलेट कीजिएगा जरा 1 बाई इसको पुट करते हैं तो देखिएगा पाई बाई 4 को कैलकुलेट करेंगे तो 0.7854, डी कितना है सर हमारे पास 10 दिया है, तो mm है मीटर बनाइएगा तो 0.01 का क्या कर दीजिएगा स्क्वायर कर दीजिएगा इंटू 1 इंटू 7850। कैलकुलेट कीजिएगा जरा इसको, तो कैलकुलेट करके क्या आएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा 0.62 kg पर मीटर आ जाएगा। पर मीटर रेल लेंथ का वेट कितना है आपके पास 62 kg। कब, जब आपने सर 10 mm का डायामीटर लिया उसका। क्लियर है, तो यहां से आपने ये चीज कैलकुलेट कर दी है। ऑप्शन आ गया सर आपके पास 0.62। ठीक है, ये तो आपके पास मेथड 1 हो गया। इस मेथड से भी आप कर सकते हैं इस सवाल को, मेथड नंबर 1। अब सेकेंड अप्रोच देखते हैं हम मेथड 2 लगा के, मेथड 2 लगा के। अब मेथड 2 में हम क्या करेंगे सर डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, अब जब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे जो वेट आएगा, वेट पर मीटर लेंथ का, वो कितना आ जाएगा सर आपके पास डी स्क्वायर बाई 162। अब देखिएगा डी क्या हमारे पास यहाँ पर 10 mm है, तो हम 10 का स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 162। सॉल्व करेंगे तो ये 10 का हो जाएगा आपके पास 100 डिवाइडेड बाय 162 हो जाएगा। क्लियर है, तो आप 100 बाई 162 करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा सर आपके पास, यहां से आ जाएगा 0.62 kg पर मीटर रेल लेंथ आ जाएगा। तो आपके पास दोनों ही अप्रोच है, आप चाहो तो डायरेक्ट अप्रोच से कर सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ पर मैथमेटिकली फॉर्मूला लगा सकते हैं जनरल एप्टीट्यूड से। तो आपका जो राइट आंसर हो गया आपके पास 0.62 kg पर मीटर हो गया है। क्लियर है, तो यहाँ पे इसको पूरा लिख देते हैं भाई kg पर मीटर रेल लेंथ हो गया आपके पास, सॉरी पर मीटर रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, देखिएगा क्वेश्चन सेम है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो आपके पास 10 mm का डाया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन आपके पास 8 mm कर दिया गया है। तो आपको निकालना है वेट, वही हम दोबारा से करेंगे, वेट पर मीटर निकालना है आपके पास, तो वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट। यूनिट वेट किसका आ जाएगा आपके पास, पूरा लिख सकते हैं आप, यूनिट वेट किसका सर स्टील का। ठीक है, वॉल्यूम निकालेंगे सर पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। अब डी कितना है सर आपके पास 8 mm है, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा सर 0.008। ठीक है, स्क्वायर किया आपने इंटू 1 मीटर के लिए किया इंटू डेंसिटी ऑफ स्टील यानी कि 7850। सॉल्व करेंगे आप इसको तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर आपके पास, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.39 kg आ जाएगा, kg पर मीटर। ठीक है, तो यही आपके पास आ गया। जब आपने कैलकुलेट किया तो यहां से आपका आंसर क्या आ गया सर, यहाँ पर बी इज द राइट आंसर। फर्स्ट अप्रोच है आपकी, यानी कि फर्स्ट मेथड लगाया आपने। अब आप सेकंड मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। तो सेकंड मेथड देखिएगा, सेकंड मेथड में हमारी अप्रोच क्या होगी, वेट निकालना आपको पर मीटर रोड का, पर मीटर। तो ये हो जाएगा सर हमारे पास डी स्क्वायर बाई 162। डी कितना है सर 8 है, तो यहाँ पे 64 आएगा आपके पास। डी का स्क्वायर कर दिए, पूरा कर देते हैं अभी आपको। ठीक है, अभी आप 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162 एंड 64 डिवाइडेड बाय 162। क्लियर है, सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो 0.39 आपके पास kg पर मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर दोनों ही अप्रोच से आप इस सवाल को कर सकते हैं। आपका राइट आंसर क्या गया है सर, बी आ गया है। थर्ड अगेन बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, बट आज उसने किसके लिए पूछा, 20 mm डाया के लिए पूछा। अब जब 20 mm डाया के लिए हम निकालेंगे तो वेट निकाल रहे हैं आप पर मीटर रोड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास V इंटू डेंसिटी ऑफ स्टील। ठीक है, या यूनिट वेट ऑफ स्टील, गामा स्टील कर देते हैं हम। ठीक है, बिल्कुल सही। तो अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम तो सिंपल आ जाएगा आपके पास सर पाई बाई 4 डी स्क्वायर। डी कितना है सर 20 स्क्वायर, तो 0.10 था हमारे पास, तो 0.01 है, 0.020 का क्या किया हमने सर स्क्वायर किया, और स्टील 7850। क्लियर है, एक बार जरा इसको कैलकुलेट करके बताइएगा कि कितना इसका आंसर आता है।
तो देखते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं 0.7854 मल्टीप्लाई बाय 0.020 इंटू 0.020 इंटू 7850 कितना है 2.46 आ रहा है आपके पास। तो यहाँ से कितना आ गया सर, ये 2.466 kg पर मीटर आ गया है आपके पास। क्लियर है। तो यहाँ से आंसर निकल के आ रहा है, कहीं पे है सर यहाँ पर 2.446 को राउंड फिगर में लिखना चाहोगे तो 2.47 kg आ जाएगा। बिल्कुल सही। फर्स्ट अप्रोच आपकी हो गई है, बिल्कुल सही, फर्स्ट अप्रोच हमारे पास होगी। ठीक है, सेकेंड अप्रोच देखते हैं यहाँ पर हम। तो सेकेंड अप्रोच तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला वेट ऑफ रेल का वेट निकालना आपको 20 mm डाया का, 20 mm डाया ऑफ रोड का निकालना है। ठीक है, तो इसका तो निकालने के लिए आपके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। क्या फॉर्मूला हो जाएगा सर, d² बाई 162। अब d कितना है सर 20, तो 20 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर डिवाइडेड बाय 162 यहाँ पे हो गया सर 400 डिवाइडेड बाय 162। देखिएगा अब आपका कैलसीवेल आउट है, चाहे FSSC जेईई मेंस 2 एग्जाम की बात कर लो, चाहे इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा सर 400 डिवाइडेड बाय 162 कितना आया सर 2.469। यहाँ से 2.469 kg पर मीटर आ गया है आपके पास। तो इसको अगर राउंड फिगर में लिखना चाहूँ तो 2.47 kg आ गया आपके पास। क्लियर है, कुछ ये भी यही आएगा, सेम आएगा, आप कैलकुलेशंस कर लीजिएगा खुद। ठीक है, तो दोनों ही अप्रोच मैंने आपको बता दी। डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, फर्स्ट अप्रोच से आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, और सेकंड अप्रोच से आप डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है कि आउट ऑफ ऑल द अवेलेबल रोल्ड स्टील सेक्शन द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेक्शन इज बीम। देखिएगा सबसे मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन, वो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला जो सेक्शन है हमारे पास वो है सर आई सेक्शन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, आई सेक्शन हो गया है। अगर मैं सर आई सेक्शंस बनाना चाहूं तो मैं बना सकता हूं, बिल्कुल सर। आई सेक्शन में सर 2 फ्लैंज होते हैं, बिल्कुल सर, आप इस तरह से फ्लैंज बना सकते हैं। और एक सर आपके पास क्या होता है, वेब होता है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या हो गया सर, मेरे पास फ्लैंज पोर्शन हो गया है। ठीक है, और ये भी मेरे पास सर क्या हो गया, आपके पास फ्लैंज हो गया है। और अगर मैं बात करता हूं इसकी तो ये मेरे पास क्या हो गया सर, वेब पोर्शन हो गया है। ठीक है, अब सवाल ये है कि जो आई सेक्शंस होते हैं हमारे पास, आई सेक्शंस की खासियत क्या है कि सर इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हाई होता है। और साथ में अगर हम नेक्स्ट पॉइंट करें कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MOR भी क्या होता है सर, हाई होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, गुड लेटरल स्टेबिलिटी होती है, गुड लेटरल स्टेबिलिटी होती है डियर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्या है सर, आपके पास आपका सेक्शन कैसा बनता है, यहाँ पर सेक्शन यहाँ पे मुझे स्टीफ देखने को मिलता है। ठीक है, सेक्शन स्टीफ देखने को मिलता है। तो ये जो आपके पास 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसी के लिए आपका क्या है, आई सेक्शन जाना जाता है भाई। आई सेक्शन में 2 फ्लैंज होते हैं, एक वेब होता है। अब जो सर फ्लैंज होता है वो किसके लिए डिजाइन किया जाता है सर, वो हमारे बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करता है। सर कितना बेंडिंग मोमेंट रजिस्ट करता है सर, मोर देन 80% बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करता है। क्लियर है, फ्लैंज किसको रजिस्ट करता है सर, बेंडिंग मोमेंट। और वेब किसको रजिस्ट करता है सर, आपके शेयर को रजिस्ट करता है। क्लियर है, तो ये फंडामेंटल है जो आपके पहले से क्लियर होने चाहिए। और मैंने ऑलरेडी दोनों सेक्शन में भी इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं डियर। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास सर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है कि एज पर ISI, मतलब किसकी बात कर रहा है, आई सेक्शन की बात कर रहा है, इंडियन स्टैंडर्ड रोल्ड स्टील बीम सेक्शन आर क्लासिफाइड। वो कितने स्टेजेस में क्लासिफाइड किया जाता है। देखिएगा, अगर मैं इंडियन स्टैंडर्ड आई सेक्शन की बात करता हूं तो आपके पास क्या क्या हो सकते हैं सर, वो आपके पास जूनियर बीम हो सकता है, JB भी हो सकता है सर। दूसरा आपके पास सर लाइट बीम भी हो सकता है, LB भी हो सकता है। तीसरा सर आपके पास मीडियम बीम भी हो सकता है, MB से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। और चौथा सर आपके पास वाइड फ्लैंज बीम भी हो सकता है, WB भी हो सकता है। और नेक्स्ट कौन सा हो सकता है आपके पास सर,
इंडियन स्टैंडर्ड कॉलम सेक्शन हो सकता है, CS हो सकता है। तो अगर यहाँ पे लिखना चाहो इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंक बीम और इंडियन स्टैंडर्ड कॉलम सेक्शन, तो इस तरह से टोटल कितनी सीरीज में डिवाइड किए जाते हैं सर? 5, क्योंकि जो हैवी बीम है उनको नहीं काउंट किया जाता है आपके पास, ठीक है। तो यही चीज है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ सीरीज आपने यहाँ पे लिख दी है, कितनी आ गई सर आपके पास? 4 सीरीज आ गई है। तो आप सॉरी 5, 1 2 3 4 5, तो आपका आंसर क्या हो गया सर? यहाँ पर डी इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? द रोल्ड स्टील आई सेक्शन आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज बीम बिकॉज दीज प्रोवाइडेड। देखिएगा, लार्ज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विद लॉस क्रॉस सेक्शन एरिया। मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारे पास आई सेक्शन होता है उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का हो या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हो, दोनों क्या होते हैं? लार्ज होते हैं, बट उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? कम होता है। तो पहली स्टेटमेंट जो हमारे पास आ गई डियर, वो पहली स्टेटमेंट क्या हो गई है आपके पास सर? ट्रू हो गई है। तो यहाँ पे मैं ट्री लिखता हूँ। नेक्स्ट बोला है ग्रेटर लेटरल स्टेबिलिटी, बिल्कुल सही, ग्रेटर लेटरल स्टेबिलिटी होती है, ये भी ट्रू हो गया है। तो आपका ऑप्शन क्या है सर? आप जाएंगे सर दोनों के साथ, 1 और 2 के साथ जाएंगे। देखिएगा, प्रीवियस क्वेश्चंस में हम इसीलिए डिस्कस करते हैं उसके कंसेप्ट को कि उससे रिलेवेंट अगर कोई क्वेश्चंस हमें मिल गया तो आप उसका आंसर भी बहुत अच्छे से दे पाओगे। और जब हमने प्रीवियस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से किया है तभी हमने आगे के आंसर को बहुत अच्छे से पिक किया है डियर। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि एज ए पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ स्टील टर्म्ड एज Fe 500 व्हेन इट्स वैल्यू इज। देखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, ग्रेड के बारे में हमने डिस्कस किया था आपसे, ठीक है, कि ग्रेड में आपके पास माइल्ड स्टील की बात कर लेते हैं और दूसरी हम कौन सी करते हैं सर? हम HYSD बार की बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं माइल्ड स्टील का नाम बताऊं कि सर माइल्ड स्टील को हम एज ए किस बार से नाम से जानते हैं सर? इसको हम प्लेन बार के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? प्लेन बार। और HYSD बार को हम किसके नाम से जानते हैं सर? डिफॉर्म्ड बार के नाम से भी जानते हैं डियर, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करता हूं इनके ग्रेड की बात कर लेते हैं। माइल्ड स्टील के जो ग्रेड मेंशन किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आपके पास Fe 250 हो गया है, तो इसकी अगर मैं यील्ड स्ट्रेस देखूं, यानी कि FY क्या है? यील्ड स्ट्रेस। तो इसकी यील्ड स्ट्रेस कितनी हुई है सर? 250 मेगापास्कल हुई है। बट जब हम बात करते हैं HYSD बार की या डिफॉर्म्ड बार की, तो यहाँ पे जो ग्रेड मेंशन किए जाते हैं वो ग्रेड आपके पास Fe 415 भी हो सकता है सर, और हमारे पास Fe 500 भी हो सकता है। क्लियर है? तो अगर मैं इसकी यील्ड स्ट्रेस काउंट करूं तो इसकी यील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? इसकी यील्ड स्ट्रेस हो जाएगी आपके पास 415 मेगापास्कल हो जाएगी। और अगर 500 की बताऊं तो Fy इज इक्वल टू 500 मेगापास्कल हो जाएगी। क्लियर है? और ये आप सभी जानते हैं कि जो 1 मेगापास्कल होता है वो किसके इक्वल होता है सर? 1 न्यूटन पर mm² के इक्वल होता है। क्लियर है? तो ये फंडामेंटल आपके पहले से ही क्लियर होने चाहिए। तो आज उसने किसकी बात की है सर? आज उन्होंने बात की है आपके पास डिफॉर्म्ड बार की, यानी कि जो हाई ग्रेड से आपके पास Fe 415 और Fe 500। तो Fe 500 का मतलब क्या है? कंप्रेसिव स्ट्रेस। नो सर, पहला ही ऑप्शन क्या हो गया सर आपके पास? फॉल्स हो गया है। दूसरा देखते हैं यील्ड स्ट्रेस इज 500, बिल्कुल। तो यील्ड स्ट्रेस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है सर? आपका Fy से। तो Fy 415 होगी, 415 ग्रेड के लिए, 500 के लिए 500 मेगापास्कल होगी। तो अगर हम बात करते हैं बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन क्या हो गया सर हमारे पास? ट्रू हो गया है। अल्टीमेट स्ट्रेस नो सर, फॉल्स हो गया है। टेंसाइल स्ट्रेंथ सर फॉल्स हो गया है। क्लियर है? आपको तो एक आंसर पिक करना है और राइट क्या है सर हमारे पास? बी इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है कि डैश इज द इंडियन स्टैंडर्ड कोड प्रैक्टिस व्हिच डील्स विद द जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे आपको स्टील स्ट्रक्चर्स का कोड बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, क्यों ना चारों ही ऑप्शंस को हम बता दें आपके पास। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ आपके पास कोड नंबर 1 IS 456, तो ये किसका कोड है सर आपके पास? ये है सर मेरे पास प्लेन सीमेंट कंक्रीट एंड RCC का। पहला पॉइंट क्लियर हो गया है। अगर मैं बात करता हूं IS 1893, ये किसका कोड है सर? ये अर्थक्वेक का है आपके पास।
क्लियर है। उसी तरह से IS 875 ये किसका कोड है सर, ये सर मेरे पास लोड्स का कोड है। और अगर बात कर लेते हैं IS 800 2007 तो ये किसका कोड है सर आपके पास, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स का है। तो सवाल तो यही पूछा है कि आपको किसका कोड बताना है, स्टील स्ट्रक्चर्स का। तो जब स्टील स्ट्रक्चर्स का कोड बताना है तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पर सर, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। IS 456 2000 लेटेस्ट कोड है आपके प्लेन सीमेंट कंक्रीट एंड RCC का। 1893 है आपके पास अर्थक्वेक का। और अगर IS 875 है वो आपके लोड्स का है। और अगर बात करते हैं IS 800 2007 वो आपके डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स का है, जिसको मैं शॉर्ट कम में लिख रहा हूं DSS। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सारे कोड्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। ठीक है, अभी एक टर्म बता देता हूं, जो आपका ये फर्स्ट वर्ड है IS, ये बताता है आपको कंट्री नेम, और सेकंड जो नंबर है 456 हो गया, 875 हो गया, 1893 हो गया, 800 हो गया, ये बताता है आपको उस सब्जेक्ट से रिलेवेंट उसकी स्पेसिफिकेशन, यानी कि पूरी डिटेल्स। जैसे हम डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो उसकी पूरी स्पेसिफिकेशन कौन से नंबर में मिलेगी, वो 800 नंबर में मिलेगी। और जो आपका थर्ड नंबर रहता है, जैसे 2007 आपका ये रिवीजन ईयर भी हो सकता है, रिवाइज्ड ईयर भी हो सकता है, और आपका पब्लिकेशन ईयर भी हो सकता है। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। अब कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एज पर स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चर स्टील यूनिट मास ऑफ स्टील। आपसे क्या पूछा है, यूनिट मास ऑफ स्टील पूछा है। यूनिट मास ऑफ स्टील के लिए आपको डेंसिटी ऑफ स्टील पता होनी चाहिए, और डेंसिटी ऑफ स्टील को आप मल्टीप्लाई कर दोगे यूनिट वेट ऑफ वाटर से, तो आपको क्या मिल जाएगा सर, आपको मिल जाएगा यूनिट मास ऑफ स्टील। और यूनिट मास ऑफ स्टील क्या जाएगा आपके पास सर, 7850 इंटू 10⁻³ ग्राम्स पर मीटर क्यूब आ जाएगा आपके पास। क्लियर है, सिंपल है, तो आप देख के भी इसका आंसर पिक कर सकते हैं 11 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए स्पेसिमेन वाज फाउंड टू बी 500 न्यूटन पर mm²। यील्ड स्ट्रेंथ दी गई है, मतलब आपको सर FY दे दिया है, कितना सर, 500 न्यूटन पर mm²। आगे क्या बोला है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे दिया गया है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5। तो आपको निकालना क्या है, वर्किंग स्ट्रेस निकालना है। तो आप सभी जानते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस क्या है, FY डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाए, सॉरी वर्किंग स्ट्रेस, कुछ इसी तरह से है, बिल्कुल सही। आपको निकालना है वर्किंग स्ट्रेस, तो यहां से जब मैं वर्किंग स्ट्रेस फाइंड आउट करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा। ठीक है, तो यील्ड स्ट्रेंथ कितनी दी गई है मेरे पास, 500 दी गई है। और अगर बात करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी की, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी मेरे पास 1.5 दे दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 33.33 किलो न्यूटन, सॉरी न्यूटन पर mm², क्योंकि ये 500 मेगा पास्कल है, 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm², तो ये हो जाएगा हमारे पास न्यूटन पर mm²। क्लियर है, तो यहां से मेरे पास क्या निकल के आ गया सर, आपसे वर्किंग स्ट्रेस निकल के आ गया है। तो ये रिलेशन था जो आपको पहले से ही क्लियर होना चाहिए। एक सेकंड पूरा ले लेते हैं इसको यहां पे। क्लियर है, तो वर्किंग स्ट्रेस आ गया आपके पास 333.33 न्यूटन पर mm², यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो गया सर, आपका बी इज द राइट आंसर हो गया है। ठीक है, बिल्कुल सही। जैसे आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं, 500 डिवाइडेड बाय 1.5, तो 333 समथिंग आ गया आपके पास। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, फ्लोइंग IS कोड यूज्ड फॉर रोड स्टील बीम चैनल एंड एंगल सेक्शन। तो देखते हैं, अगर हम बात करते हैं IS 800 की, तो इसका यूज कहाँ किया जाता है सर, इसका यूज किया जाता है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में किया जाता है। बट अगर हम बात करते हैं IS 875 की, तो इसका यूज कहाँ किया जाता है सर, इसका यूज लोड्स के लिए करते हैं। और अगर हम बात करते हैं सर IS 808 की, तो इसका यूज कहाँ किया जाता है सर, इसका यूज हम करते हैं रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन में करते हैं, चैनल्स, एंगल एंड बीम सेक्शन में करते हैं, एंड बीम सेक्शन में करते हैं।
क्लियर है। तो यहाँ से ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि सर IS 808 कहाँ यूज किया जाता है, चैनल एंगल बीम सेक्शन में किया जाता है, IS 800 डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में, IS 875 लोड्स में किया जाता है। इसके टोटल 5 पार्ट्स है डियर, क्लियर है बिल्कुल से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चंस क्या बोला है कि इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग टी बार्स आर डिनोटेड एज, कि जो इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग टी बार है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि उसको हम ISST से डिनोट करते हैं। ये मैंने पहले भी बता चुका हूं आपसे, ठीक है, क्योंकि जब हमने थ्योरी पार्ट्स कवर किया था तो वहां पे ये मैंने कंडीशन बताई थी। अब देखिएगा, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट टी बार होता है, LT का मतलब लाइट टी बार होता है, जूनियर टी बार होता है, ठीक है, लाइट टी बार, जूनियर टी बार, वाइड फ्लेंज टी बार होता है आपके पास, और नॉर्मल टी बार होता है, नॉर्मल टी बार होता है, और लास्ट में आता है सर आपके पास इंडियन स्टैंडर्ड ST, ठीक है। अब देखिएगा IS सेम रहेगा, बस मैं आपको इसको बता देता हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। L का मतलब हो गया यहाँ पे लाइट टी बार, क्या हो जाएगा सर, लाइट टी बार, और J का मतलब हो गया आपके पास जूनियर टी बार, J का मतलब हो गया सर हमारे पास जूनियर टी बार, ठीक है, और इसका हो गया सर वाइड फ्लेंज टी बार, वाइड फ्लेंज टी बार, ठीक है। N का मतलब नॉर्मल टी बार, नॉर्मल टी बार, ठीक है, और ST का मतलब हो गया यहाँ पर लॉन्ग लेग्ड टी बार, ठीक है, लॉन्ग लेग्ड टी बार, ठीक है। टोटल कितना है 1 2 3 4 5। तो अगर मैं बात करता हूं टी बार्स की भी, तो टी बार को भी एज ए इंडियन स्टैंडर्ड कितनी सीरीज में क्लासिफाइड किया है आपके 5। जैसे कह सकते हैं इंडियन स्टैंडर्ड लाइट टी बार, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर टी बार, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज टी बार, इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी बार और इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग्ड टी बार। तो यही पूछा था, तो आपका आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर C इज द राइट आंसर हो गया है क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम्स आर डिनोटेड। तो इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज, तो पहला अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो ये क्या हो गया सर आपके पास, इंडियन स्टैंडर्ड, पूरा लिखेंगे भैया, इंडियन स्टैंडर्ड को शॉर्टकट में लिख लेंगे, ये हो गया हैवी बीम, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं ये इस वाले की, तो ये हो गया सर आपके पास इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो तो पता चल गया हमारे पास कि इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम होता है और इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम होता है। बट जब हम इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज की बात करते हैं तो उसमें क्या आप पता होना चाहिए आपको, इंडियन स्टैंडर्ड WB होता है वो आपके पास, ठीक है। इसी को बोला जाता है इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम। तो कहीं लिखा है ISWB सर, कहीं नहीं लिखा है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा सर आपके पास D इज द राइट ऑप्शन, यानी कि नन ऑफ दीज। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर भी हमने क्या कर दिया, बहुत अच्छे से सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है, द यूनिट ऑफ रोड स्टील सेक्शन एज आई बीम चैनल एंड एंगल सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट रोल्ड स्टील सेक्शन की बात कर रहे हैं, रोल्ड स्टील सेक्शन की बात कर रहे हैं। और रोल्ड स्टील सेक्शन में आपके पास सर वो एंगल हो सकता है, चैनल हो सकता है, जैसे यहाँ बोला चैनल हो सकता है, एंगल हो सकता है, आई बीम हो सकता है। वो क्या क्या हो सकते हैं सर हमारे पास, वो सर हमारे पास आई बीम भी हो सकते हैं, बिल्कुल सर वो हमारे पास चैनल्स भी हो सकते हैं, चैनल्स भी हो सकते हैं, और सर वो हमारे पास एंगल सेक्शन भी हो सकते हैं, एंगल सेक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा एक चीज याद रखना कि अगर हम चाहे इन सभी में से कोई भी ले ले आप, चाहे एंगल हो, चाहे चैनल्स हो, चाहे बीम लो, इन सभी में से कोई भी हो सकता है। यहाँ पे जो लेंथ की जो मेजरमेंट की जाती है, लेंथ की जो मेजरमेंट की जाती है, और आपके पास डेप्थ ऑफ द सेक्शन, डेप्थ ऑफ द सेक्शन, और नेक्स्ट आता है आपके पास सर वेट, सेल्फ वेट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा लेंथ की, तो लेंथ किस में मेंशन की जाएगी सर आपके पास, मीटर में, और डेप्थ ऑफ सेक्शन किस में रहेगा सर, mm में,
और आपके पास सेल्फ वेट किस में रहेगा सर, हमारे पास केजी में रहेगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर लेंथ mm में नहीं सर, सेक्शन भी mm में, लेंथ मीटर में होगा जबकि सेक्शन आपका mm में होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो सर आपके पास क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। लेंथ मीटर में होगी जबकि डेप्थ ऑफ द सेक्शन mm में होगा और आपके पास सेल्फ वेट kg में होगा। क्लियर है, ये क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि ISLC, तो IS का मतलब तो सभी जानते हैं क्या होता है सर, इंडियन स्टैंडर्ड। तो देखिएगा इंडियन स्टैंडर्ड सभी को है, बट सर LC का मतलब क्या होता है, LC का मतलब होता है आपके पास लाइट वेट चैनल। क्या होता है सर, लाइट वेट चैनल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर डी इज द राइट आंसर हो गया है। तो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 था उसका आंसर भी हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, 18 क्या बोल रहा है कि व्हेन द इफेक्ट ऑफ विंड और सिस्मिक फोर्स इज टेकन इनटू अकाउंट परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस स्पेसिफाइड अंडर द लाइव लोड कंडीशन मे बी एक्सीड। देखिएगा क्वेश्चंस मैं पहले भी करा चुका, कितना एक्सीड करेंगे सर, 33%। बट जब हम बात करेंगे आपके वेल्डेड की, बोल्टेड की और रिवेटेड की, तो उस कंडीशन में हम कितना इंक्रीज करेंगे, 25% इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया है सर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। द मिनिमम थिकनेस ऑफ मेन स्टील मेंबर डायरेक्टली एक्सपोज टू वेदर एंड नॉट एक्सेसिबल फॉर रिपेंटिंग। देखिएगा यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि एक्सपोज टू वेदर, मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि प्लेट क्या है अब आपके पास सर, एक्सपोज टू वेदर है, एक्सपोज्ड टू वेदर है। और इसके मैंने दो केस बताए थे आपके पास। पहला सर क्लीन एंड रीपेंटेड, कौन कौन से बताए थे सर, एक बताया मैंने सर क्लीनिंग एंड रीपेंटिंग, और दूसरा था सर आपका नॉट क्लीनिंग एंड रीपेंटिंग। ठीक है, तो देखिएगा जब हमारा क्लीन था और बिल्कुल रीपेंट किया हुआ था तो उस कंडीशन में आपको शुड नॉट बी लेस देन, किससे कम नहीं होनी चाहिए, 6 mm से कम नहीं होनी चाहिए। और जब सर आपका वहां पे किसी प्रकार का क्लीनिंग और रीपेंटिंग नहीं है तो उस कंडीशन में शुड नॉट बी लेस देन 8 mm से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो मिनिमम आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो 6 mm प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और इस कंडीशन में जो मिनिमम प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो 8 mm प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो आज बोला है कि एंड नॉट एक्सेसिबल फॉर रीपेंटिंग, नॉट की बात कर रहा है, नॉट क्लीनिंग एंड नॉट रीपेंटिंग। तो इस कंडीशन में क्या आएगा सर आपके पास 8 mm आ जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चंस पहले हमने डिस्कस किए हैं, थोड़ा सा उसने स्टेटमेंट को चेंज किया है। हमने आंसर था वहां पे 6 mm, यानी कि कोई कंडीशन गिवन नहीं है। जब कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है तो उस कंडीशन में आप उस प्लेट को कैसे मानोगे, वो क्लीन है और रीपेंटिंग है। बट जब कंडीशन दी गई है तो वहां पे मेंशन किया गया है कि नॉट क्लीन एंड रीपेंटिंग, तो उस कंडीशन में आपको कम से कम कितना देना है सर, आपको 8 mm प्रोवाइड करवाना है। क्लियर है, यस सर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि इन एन आई सेक्शन ऑल दी मोस्ट ऑल शेयर फोर्स इज टेकन एज। देखिएगा आई सेक्शंस की बात कर रहे हैं, मैं पहले ही डिस्कस करा चुका हूं आपको आई सेक्शन से रिलेटेड कि आई सेक्शन में क्या होता है सर, एक वेब होता है और दो आपके पास फ्लैंज होते हैं भाई। ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये क्या है सर मेरे पास, दैट इज ये मेरे पास फ्लैंज हो गया है। ठीक है, ये भी क्या हो गया सर आपके पास, फ्लैंज हो गया है। ठीक है, और एक हमारे पास वेब होता है। फ्लैंज किसको रजिस्ट करता है, मोर देन 80% बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करता है। यहाँ पे भी सर मोर देन 80% बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करता है। बट जब हम वेब की बात करते हैं तो वेब किसको रजिस्ट करता है सर, आपके शेयर फोर्स को रजिस्ट करता है, शेयर फोर्स को रजिस्ट करता है। तो इसी को आप क्या कर लीजिएगा, कैप्चर कर लीजिएगा और अपना आंसर दीजिएगा। फ्लैंज किसके लिए डिजाइन किया जाता है, बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए, जबकि वेब शेयर फोर्स को रजिस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे बोल रहा है वेब, तो वेब ही आएगा आपका शेयर के लिए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, ए इज द राइट आंसर हो गया है। 20 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इतने टफ नहीं है, हालांकि आपने मेरे दोनों ही सेशंस को बहुत अच्छे से कवर किया होगा तो आंसर आप दे ही सकते हो कहीं ना कहीं से। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि एज पर इलास्टिक थ्योरी डिजाइन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। देखिएगा इलास्टिक थ्योरी की बात की जा रही है, और जब इलास्टिक थ्योरी की बात की जा रही है तो यहाँ पे हम कौन से मेथड की स्टडी करेंगे सर? आपके पास इलास्टिक थ्योरी WSM मेथड, और WSM मेथड को हम क्या बोल सकते हैं? वर्किंग स्ट्रेस मेथड बोलते हैं डियर, वर्किंग स्ट्रेस मेथड बोलते हैं। अब जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है वो किस पे बेस्ड है सर? आपका इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड है। लिमिट स्टेट मेथड किस पे बेस्ड है सर? इलास्टोप्लास्टिक थ्योरी पे बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताना चाहूँ, वैसे तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा? इट इज द रेशियो ऑफ यील्ड स्ट्रेस Fy डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस, या हम बोल सकते हैं यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय परमिसिबल स्ट्रेसेस PS। ठीक है, तो ये कंडीशंस आपको यहाँ पर याद रखना है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है आपके पास? यील्ड स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस। तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर हो गया है। ये क्वेश्चंस भी आपका काफी बारी पूछा जा रहा है। इसका रीजन है कि स्टूडेंट इस क्वेश्चंस को गलत करके आते हैं मोस्टली, तो बेटर है कि कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है आपके पास। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है? TMT स्टैंड फॉर। देखिएगा यहाँ पे हमने बहुत सारे नेम मैंने आपको बता दिए थे कि RCC क्या होता है? रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट होता है। PCC क्या होता है? प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है। DSS क्या होता है आपके पास? डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर होता है। TOS क्या होता है हमारे पास? थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स होता है। आपको मैंने TMT पूछा गया है। TMT क्या होता है? थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड बार होता है। उसी तरह से कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार CTD पूछ सकते हैं। उसी तरह से आपसे HYSD पूछ सकते हैं। तो ये अलग अलग नाम आपको पता होने चाहिए। RCC क्या होता है? रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट होता है। PCC क्या होता है? प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है। DSS क्या होता है? डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स होता है। TOS थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स। TMT थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड बार होता है। CTD क्या होता है? कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार होता है। HYSD क्या होता है? हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार होता है। तो ये चीज आपको पहले से ही पता होनी चाहिए, इतनी तो नॉलेज आपको होगी। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास? D इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ कोल्ड ट्विस्टेड बार शुड बी ग्रेटर देन। तो आप सभी जानते हैं कोल्ड ट्विस्टेड बार कितने 415 से ज्यादा ग्रेटर ही होती है। क्या होती है सर आपके पास? सर यहाँ पे हम मोस्टली Fe415 यूज करते हैं, जिसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस क्या होती है? मोर देन 415 न्यूटन पर mm² से ज्यादा ही होती है। तो पहला ऑप्शन 580 तो नहीं हो सकता है सर, तो नहीं हो सकता तो एलिमिनेट कर दो सर। 290 490 भी नहीं हो सकता है, 260 भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा? आपका एक ऑप्शन बचता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास सर C इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल सही सर। और कभी कभी इसकी शॉर्ट फॉर्म भी पूछी जाती है CTD। CTD का मतलब क्या होता है? कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है? द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज एज्यूम। स्टील की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताना है आपको। तो देखिएगा यहाँ से पूछा जाता है स्टील की, तो स्टील की कितनी होती है हमारे पास सर? ये होती है सर 200 किलो न्यूटन पर mm²। ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ सर 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। क्लियर है? ये हो सकती है। आपसे एल्युमिनियम की पूछ सकते हैं, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एल्युमिनियम की कितनी होती है आपके पास? 70 गीगापास्कल समथिंग ये होती है। कुछ ये चीज आपको ध्यान रखना है, बट यहाँ पे नहीं पूछी गई है। यहाँ पे आपसे सिर्फ किसकी पूछी गई है सर? पूछी गई है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर A इज द राइट आंसर। क्लियर है? बिल्कुल सही। ये एल्युमिनियम के गीगापास्कल में ही अगर हम बताएं तो स्टील की भी हम लिख सकते हैं सर। तो स्टील की होगी यहाँ पर 200 गीगापास्कल। ठीक है, बिल्कुल सही हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टील स्ट्रक्चर्स आर आइडियली सुटेबल फॉर इम्पैक्ट लोड बिकॉज दे हैव हाई टफनेस वैल्यू। टफनेस क्या बताता है कि आपके स्टील के अंदर मटेरियल का एब्जॉर्बेशन कितना हो रहा है, इनकी जो भी वहां पे लोड हो रहा है वो आपको कौन सी प्रॉपर्टी इंडिकेट करेगी? आपकी टफनेस वैल्यू। तो यहाँ पे आप ये सही कह सकते हैं कि स्टील स्ट्रक्चर्स आर आइडियली सुटेबल फॉर इम्पैक्ट लोड बिकॉज दे हैव हाई टफनेस वैल्यू। क्लियर है? उसका क्या होगा? हाई टफनेस वैल्यू होगा। क्लियर है? यस सर।
25वां आंसर हो गया है। अब बात कर लेते हैं 26, पार्शियली फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर मटेरियल रेजिस्टेंस गवर्न बाय यील्डिंग। देखिएगा जब भी हम पार्शियली वर्ड आता है तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, यहाँ पे बात की जा रही है सर आपके पास लिमिट स्टेट मेथड की बात की जा रही है। और जो लिमिट स्टेट मेथड होता है वो किस पे बेस्ड होता है सर, वो सर आपके पास इलास्टोप्लास्टिक थ्योरी पे बेस्ड होता है, इलास्टोप्लास्टिक थ्योरी पे बेस्ड होता है भाई। क्लियर है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर मटेरियल रेजिस्टेंस गवर्न बाय यील्डिंग, यानी कि गामा एम नॉट, गामा एम नॉट मतलब हम यील्डिंग का देखना है तो 1.10। और अगर हम बकलिंग का देखते हैं एम बी, बकलिंग के लिए मैं बी लिखता हूं तो उसका भी 1.10 हो सकता है। यस सर। और अगर सर हम किसका देखते हैं अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, एम यू, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, तो उसका कितना हो जाएगा सर आपका 1.25 हो जाएगा आपके पास। क्लियर है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। यहाँ पे पूछा है यील्डिंग का, तो यील्डिंग के केस में कितना आ जाएगा सर 1.10। तो आपका आंसर हो गया सर यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट इन माइल्ड स्टील। कार्बन कंटेंट बताना है आपको माइल्ड स्टील का, ठीक है। तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टील में, आपके पास मैंने बताया था रोड आयरन, रोड आयरन में आपके पास कितना कार्बन कंटेंट था सर हमारे पास सर लेस देन 0.1%, 0.1% ऑफ कार्बन था, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी सर इसकी लो कार्बन स्टील की। लो कार्बन स्टील को हम एज ए माइल्ड स्टील के नाम से भी जानते हैं डियर। और इसमें कितना होता है कार्बन कंटेंट अप टू 0.3% होता है, ठीक है। उसके बाद आता है मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील में जो हमारा कार्बन कंटेंट होता है वो कितना होता है सर, होता है 0.3% टू लेकर 0.6% होता है। क्लियर है। और लास्ट में आता है सर हमारे पास हाई कार्बन स्टील, और हाई कार्बन स्टील में कार्बन कंटेंट कितना होता है आपके पास 0.6 to 1.4% होता है। तो माइल्ड स्टील में क्या रहेगा आपके पास अप टू 0.3%। तो देखिएगा लेस देन 0.25, बिटवीन 0.25 से 0.7 तो बहुत ज्यादा हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर यहाँ पर लेस देन 0.25% होता है। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कोड विच डील्स विद स्टील स्ट्रक्चर्स। देखिएगा भाई क्वेश्चंस भी हम बिल्कुल कर चुके हैं, एक बार फिर से मैं बता देता हूं। IS 456 किसका कोड है सर, ये RCC एंड प्लेन सीमेंट कंक्रीट का है। अगर मैं बात करता हूं IS 875 ये किसका है सर, आपके लोड्स का है, ठीक है। और अगर बात करता हूं BIS 800 की, किसका है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स का है। 1893 किसका है सर, आपका अर्थक्वेक का है। स्टील स्ट्रक्चर्स का पूछा है आपसे तो आप आंसर कीजिएगा यहाँ पर बी। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू IS 800 द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E into 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर ऑफ स्ट्रक्चर स्टील अज्यूम टू बी। यानी कि E की वैल्यू बताना है आपको, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। किसी भी टाइप का स्टील हो, लो कार्बन, मीडियम कार्बन, ऑल टाइप ऑफ स्टील की जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है भाई। क्या होती है सर हमारे पास, कांस्टेंट होती है। तो अगर मैं स्टील की बात करता हूं तो स्टील की होती है सर हमारे पास 200 गीगापास्कल होती है। और अगर मैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एल्युमिनियम की बात करता हूं तो 70 गीगापास्कल होती है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो स्टील होता है वो सर ज्यादा होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके, एल्युमिनियम के, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टील की अगर लिखना चाहे तो 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये 2 है, ये E की वैल्यू बताना है आपको, तो E की वैल्यू कितनी होगी सर, आपके पास 2 होगी। तो आपका आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर A इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील इज। माइल्ड स्टील की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो डियर आपके पास अबव 42 हंड्रेड्स होती है। तो यहाँ पे बोला है 1400 से 1800 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1800 से 2500 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या 4200 से 5400। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सर, आपके पास 4200 to 54 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, द नेकिंग ऑफ स्टील सेक्शन ड्यूरिंग द टेंसाइल स्टील
टेंसाइल टेस्ट ऑफ स्टील टेक प्लेस। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, द नेकिंग ऑफ द स्टील सेक्शन ड्यूरिंग द टेंसाइल टेस्ट ऑफ स्टील टेक प्लेस, द प्लास्टिसिटी यील्ड ड्यूरिंग स्टेट या यील्ड स्ट्रेस या आफ्टर रीचिंग द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। अगर मैं बात करूंगा नेकिंग ऑफ स्टील की तो ये कब अक्सर होता है? आफ्टर रीचिंग द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, ये आपको पता भी होगा जब आपने माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा होगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया सर यहाँ पर सी, 31 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला है? द चैनल सेक्शन कंसिस्ट ऑफ। तो सबसे पहले तो आपको चैनल सेक्शन बनाना आना चाहिए। चैनल सेक्शन में एक आपका वेब होता है, देख सकते हैं कुछ इस तरह से, और दो आपके पास क्या होते हैं? फ्लैंज होते हैं भाई। दो क्या होते हैं सर हमारे पास? फ्लैंज होते हैं कुछ इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका जो सीजी लाई करता है वो वेब से बाहर लाई करता है कुछ यहाँ पे। ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गया है, ठीक है, और ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया है। ठीक है, दैट इज सी जी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है सर? ये फ्लैंज हो गया आपके पास। ठीक है, और ये भी सर आपके पास फ्लैंज हो गया है। ठीक है, और ये मेरे पास एक क्या हो गया सर? आपके पास वेब हो गया, यानी कि दो फ्लैंज और एक वेब, वन वेब एंड टू फ्लैंज। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर डी इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला है? द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील स्पेसिमन। यील्ड स्ट्रेंथ दे दी गई है, यानी कि आपके पास Fy दे दिया गया है। कितना दे दिया है सर? आपके पास 250 मेगा पास्कल दे दिया है, यानी कि मैं बोल सकता हूं 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है? और सेफ्टी ऑफ फैक्टर, सेफ्टी फैक्टर बोले तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना दे दिया है? 2। आपको क्या फाइंड आउट करना है? वर्किंग स्ट्रेस। क्वेश्चन कर चुका हूं, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ यील्ड स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस बोले तो Fy डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपके पास? वर्किंग स्ट्रेस। तो वर्किंग स्ट्रेस क्या हो रहेगा हमारे पास सर? ये हो जाएगा यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा। यील्ड स्ट्रेंथ कितना है? 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है सर हमारे पास? 2। तो यहां से कितना आ गया सर? 125 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहां से जो मेरे पास वर्किंग स्ट्रेस निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है? 125 न्यूटन पर mm स्क्वायर निकल के आ रही है। तो बी इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिखेगा कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ माइल्ड स्टील इज अबाउट। आपको क्या बताना है? मेल्टिंग पॉइंट बताना है माइल्ड स्टील का। तो माइल्ड स्टील का मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसी माइल्ड स्टील को हम किसके नाम से जानते हैं सर? प्लेन बार के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो ग्रेड रहता है वो आपके पास Fe 250 रहता है, जिसकी यील्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है? 250 मेगा पास्कल होती है। अगर मैं बात करता हूँ इसकी सर मेल्टिंग पॉइंट की, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, तो मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 1350 डिग्री सेल्सियस से 1550 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो आपको ये फंडा क्लियर होना चाहिए कि माइल्ड स्टील को हम प्लेन बार बोलते हैं, इसकी यील्ड स्ट्रेंथ 250 मेगा पास्कल की होती है, मेल्टिंग पॉइंट 1350 से लेके 1550 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 1200 तो भाई होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि 1300 से तो ऊपर ही है वो, तो 1200 भी नहीं होगा, 1000 भी नहीं होगा, 1600 ये ज्यादा एक्सीड कर रहा है तो 1600 भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो मेरा पास क्या रहेगा सर? हो जाएगा 1400 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला है कि इफ y इज द कैरेक्टरिस्टिक्स यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील देन डिजाइन यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील अकॉर्डिंग टू IS कोड। आपको क्या बताना है? डिजाइन यील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है। तो डिजाइन स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी आपके पास? डिजाइन स्ट्रेंथ अगर मैं किसकी बात करूंगा यहाँ पर? स्टील की, तो ये हो जाएगा आपके पास Fy डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील का कितना लेना हमने? 1.15 लेना है। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.87 Fy आ जाएगा। तो यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये कितनी आई सर? 0.87 Fy। तो आपका आंसर हो गया सर यहाँ पर ये। बट अगर हम बात करते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट की, ठीक है, तो देखिएगा डिजाइन स्ट्रेंथ
कंक्रीट की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 0.67 स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का कितना है सर, 1.5 ज्यादा, सॉल्व करेंगे तो 0.446 FCK आ जाएगा, जिसको राउंड फिगर में हम लिख सकते हैं 0.45 FCK। तो दोनों स्ट्रेंथ आ गई है। स्टील की स्ट्रेंथ, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील कितनी हुई सर, 0.87 FY होगी, और कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी होगी, 0.45 FCK होगी। तो आपने दोनों ही स्ट्रेंथ फाइंड आउट किया। 0.67 FY क्या है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है आपके पास, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो गया सर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि हाईली इल्ड डिफॉर्म्ड बार्स है, कि जो आपके पास हाईली डिफॉर्म्ड बार्स होता है उसका क्या होता है, डिफाइनाइट इल्ड वैल्यू होता है सर, नो, फॉल्स हो गया है। दूसरा, केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट फ्रॉम माइल्ड स्टील, ऐसा भी नहीं है सर, फॉल्स, ठीक है। परसेंटेज एलोंगेशन इज लेस देन ऑफ माइल्ड स्टील, बिल्कुल सही, कि अगर हम बात करते हैं हाई इल्ड डिफॉर्म्ड बार की, जो परसेंटेज एलोंगेशन होता है वो आपका क्या होता है, प्लेन बार के कंपैरिजन में वो लेस होता है। तो यहाँ पे डी आपका सही हो गया, तो आपका ऑब्वियस ही बात है डी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर रहेगा आपके पास कौन सा रहेगा सर, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 ऑल्सो डिस्कस करा चुका हूं मैं, देखिएगा, पढ़ लीजिएगा कि एक रोड आई सेक्शन प्रोवाइड, आई सेक्शन क्यों प्रोवाइड किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है लार्ज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस विद लेस क्रॉस सेक्शन एरिया, बिल्कुल सही। पहली ही स्टेटमेंट आपके पास क्या हो गई है सर, ट्रू हो गई है, कि एक्स एक्सिस के अलोंग उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है और लीस्ट क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। नेक्स्ट, लार्ज मूवमेंट ऑफ रजिस्ट, कि लार्ज मूवमेंट ऑफ रजिस्ट होता है एज कंपेयर टू अदर सेक्शन, बिल्कुल सर, ये भी सही, आपके पास मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ग्रेटर लेटर स्टेबिलिटी होती है सर, ये भी ट्रू है। तो यहाँ पे हम किसके साथ जाएंगे सर, हम ऑल के साथ जाएंगे, ऑल ऑफ दी अबव, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, ये रहा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हेन ए लोड इज एक्सर्टेड और ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर सरफेस इन कांटेक्ट द स्ट्रेस इज नोन एज। देखिएगा, मेरे पास ये दो डिफरेंट सरफेस है, सपोज करो मेरे पास ये कॉलम है, जो पेन है ये कॉलम है, इस कॉलम के सरफेस को मैं किसके साथ कनेक्ट करा रहा हूँ, अपनी फाउंडेशन के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। सपोज करो ये मेरे पास कोई बेस प्लेट है और ये बेस प्लेट के ऊपर क्या रखा है, कॉलम। जब दो डिफरेंट मेंबर्स आपस में एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं और जब यहाँ पे लोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो लोड का ट्रांसफर होता है वन सरफेस टू अनदर सरफेस, तो यहाँ इसके बीच में क्या होता है, एक स्ट्रेसेस जनरेट होती है, जिन स्ट्रेसेस को क्या बोला जाता है, आपका बेयरिंग स्ट्रेसेस बोला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा सर, सी इज द राइट ऑप्शन हो गया है, क्लियर है। तो इस सेशन में भी हमने 35 प्लस क्वेश्चन सॉल्व किए और इस तरह से हमारे 3 पार्ट्स बहुत अच्छे से कवर हो चुके हैं। अब आपका लास्ट पार्ट बचता है इंट्रोडक्टिव पार्ट्स का, उसको भी हम बहुत जल्दी कवर करेंगे। जब तक हम आपका लास्ट पार्ट लेकर आते हैं तब तक आप लास्ट के तीनों पार्ट्स को बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा और साथ साथ में अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहिएगा, ताकि जब भी आप एग्जाम के समय में अपनी तैयारी करें तो जो भी आपके शॉर्ट नोट्स है उन शॉर्ट नोट्स को भी आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाएं। शॉर्ट नोट्स में आपने हमेशा वही चीजें नोट डाउन करना है जिनको आप बार बार भूल रहे हैं डियर। तो इसी तरह से आप पढ़ते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। तो मिलते हैं अब आपको नए लेक्चर्स में,